श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कल की चर्चा में मैंने कहा था कि हम एक भविष्यवाणी करने वाले हैं। आज मैं उस भविष्यवाणी पर चर्चा करूंगा। यूं मैं कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं। हाँ, मैंने जब भी कोई भविष्यवाणी की है अब तक वह 100% वैसी ही घटना घटी है जैसी मैंने भविष्यवाणी की है, लेकिन मैं उसका आप लोगों को प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, कारण कि वह भविष्यवाणी ना तो मैंने YouTube पे की है और ना मैं कोई ज्योतिषी हूं, मैंने किसी किताब में लिख दी है। बस यूं ही चलते फिरते अपने मित्र संबंधियों के बीच में कह दिया कि फला वर्ष में ऐसा होने वाला है या फला व्यक्ति के साथ वैसा होने वाला है, और वैसा ही हुआ। एक बहुत बड़ी दुर्घटना दिल्ली में हुई थी 2013 में। मुझे उस दुर्घटना का अंदेशा तभी लग गया था जब उस दुर्घटना को घटने से पहले रामलीला मैदान में उस दुर्घटना के कदम रखे गए थे, और जैसा उस समय मुझे थॉट आया था बिल्कुल वैसा ही वैसा मिस्टर केजरीवाल जी ने दिल्ली में घटाया। बिहार में बोध गया एक डिस्ट्रिक्ट है जहां भगवान बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, और सनातन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व यदि पितृपक्ष में पिंड दान करने का है तो वह बोध गया का ही स्थान है। आदरणीय मित्रों, मैं बोध गया अपनी आध्यात्मिक यात्रा हेतु गया था। एक होटल में ठहरा हुआ था। रात में मुझे विजन आया। जैसा विजन मुझे दिल्ली के विषय में आया, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से संबंधित, उस समय ना तो अरविंद केजरीवाल जी राजनेता थे, ना इन्होंने कोई राजनीतिक पार्टी बनाई थी। उस समय तो यह राजनीति के खिलाफ रामलीला मैदान में आदरणीय श्री अन्ना हजारे जी को भरमा के अनशन पे बैठे हुए थे। उन्हीं दिनों की यह बात है। और मुझे विजन आया, और मुझे विजन में आया कि यह व्यक्ति एक पार्टी बनाएगा। उस पार्टी को बनाने के पश्चात यह चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ने के पश्चात यह दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनके यह दिल्ली को लूटेगा, और दिल्ली की जो लूट के पैसे हैं उन दिल्ली की लूट के पैसों से फिर यह दूसरे तीसरे चौथे स्टेट में जाके चुनाव लड़ेगा, और इस प्रकार से यह देश का प्रधानमंत्री बनने तक के सपने देखेगा। हालांकि यह देश का प्रधानमंत्री तो क्या, यह दिल्ली का मुख्यमंत्री भी अधिक समय तक नहीं रहने वाला है। यह सब मुझे जब यह धरने पर बैठा था तब विजन में आया था, और मैं आश्चर्यचकित हुआ इस कारण से, क्योंकि ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, ना मेरे राजनीतिक विचार है, ना मैं राजनीतिक लोगों के पास उठता बैठता हूं, और ना पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई राजनीतिक है जिसको मैं बेहद पसंद करता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति मेरा सम्मान था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के विषय में मेरा बड़ा सम्मान था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह जी, जॉर्ज फर्नांडिस एक नेता होते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। उनकी बातें, उनकी चर्चा, उनका भाषण। तो दो चार ऐसे नेता थे जो जिनको मैं सुनना चाहता था। जब वह बोलते थे तो मैं उनको सुनता था टीवी पे ऐसे। बाकी कोई ऐसा मेरा फेवरेट उस समय राजनीति में कोई नेता नहीं था, और राजनीति से तो किसी भी रूप में आज भी मैं नहीं जुड़ा हूं। जब आपसे चर्चा कर रहा हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई लगाव नहीं है और दुराभाव भी नहीं है। हाँ, मैं देश प्रेमी हूं। जो भी देश की पार्टी देश के लिए अच्छा सोचेगी उसके प्रति मेरा सम्मान है, और नतमस्तक हूं मैं वैसी किसी भी व्यक्ति या पार्टी के लिए।
तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैं राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूं, कभी राजनीतिक विचार भी मैं अपने जीवन की किसी भी क्षण में करता नहीं हूं, तब यह मुझे क्या दिखा। आदरणीय मित्रों, मुझे विजन आया, क्योंकि मैं एक कार्य उस समय जरूर कर रहा था कि अन्ना हजारे जी जो आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली रामलीला मैदान में बैठकर, और जिस प्रकार से ये फर्रे पर्चे लहरा रहे थे कि देखो यह घोटाला हो गया, वह घोटाला हो गया, इस बात से दुखी बहुत था कि ये राजनेता कर क्या रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी रोज एक नया पर्चा निकालते थे कि देखो आज इस घोटाले का पता चल गया, आज उस घोटाले का पता चल गया, तो मन दुखी बहुत था। इसका मतलब यह हुआ कि टीवी में मैं यह धरना प्रदर्शन में क्या बोल रहे हैं, रोज रोज क्या कर रहे हैं, इसको सुनता था। बस इतना ही इनसे मैं जुड़ा हुआ था। इतने ही जुड़ाव के कारण मुझे एक विजन आया। आदरणीय मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही मुझे विजन आया था जैसा श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में घटाया है, बिल्कुल वैसा ही। और उस होटल में जिसमें मैं रुका था, उस होटल का मालिक, उसका मैनेजर केवल इस बात के गवाह हो सकते हैं मेरी, जिनको मैंने चाय के समय में, क्योंकि मेरा आदर बहुत था, तो वह स्वयं ही मेरे लिए चाय लेके आए थे। पहली चाय उन्होंने मेरे साथ पीनी थी। मैं 7-8 दिन वहां रुका था, तो पहली जो सुबह की चाय थी उन्होंने अपने हाथ से मुझे पिलानी थी। तो वह मेरे लिए चाय आके मेरे रूम में आए, जिस रूम में मैं ठहरा था, और मैंने उनके समक्ष यह बात रखी। ऑटोमेटिक इत्तेफाक से उन्होंने मेरे से पूछ दिया कि गुरुजी, आपका क्या कहना है, यह रामलीला मैदान में जो सब चल रहा है, क्या यह सब बातें सत्य है? तो मैंने उनको कहा कि सत्य या असत्य है मैं नहीं जानता, लेकिन श्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी है, और यह ऐसा व्यक्ति है कि इसको, इस देश को बेचने में भी जरा भी लाज नहीं लगेगी अगर इसको मौका मिल जाए, और यह वैसा मौका तलाशने के लिए यहां बैठा है। श्री अन्ना हजारे जी के सर पे पैर रख के यह आगे बढ़ना चाहता है, और यह आगे बढ़ेगा। यह दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनेगा, और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के यह दिल्ली को लूटेगा। कोई भी दिल्ली का विकास नहीं होगा। जिस दिन यह दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, उस दिन समझो कि दिल्ली का दुर्भाग्य शुरू हो गया, और यह दिल्ली को त्राही त्राही कर देगा, जो कि देश की राजधानी है। चारों तरफ गंदगी के अंबार लग जाएंगे, कोई रोड साबुत नहीं मिलेगा, पानी के लिए लोग तरस जाएंगे, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे, और यह व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में दिल्ली को लूटकर धन इकट्ठा कर लेगा, और उसी धन से फिर यह दूसरे प्रदेशों में इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेगा, और आज नहीं कल यह उस पोजीशन में आ जाएगा कि यह जो बंदरबाट चल रही है पिछले समय से, बहुत सारी पार्टियां मिलके मनमोहन जी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं, और फिर पीछे देश को लूटते हैं उनको मोहरा बना के। वैसे ही यह देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने देखेगा। बस इतना है कि यह देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। एक समय आएगा कि दिल्ली की जनता इसको अच्छे से समझ जाएगी, और यह मुंह छिपाकर दिल्ली से भागेगा। जो भी घटा है, यह बिल्कुल उन दो व्यक्तियों को मैंने उस दिन सुबह सुबह चाय पे बता दिया था, और यह उस दिन की बात थी जिस दिन श्री अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में बैठकर यह कसम खा खा के न्यूज चैनल वालों को निरंतर भाषण दिया जाता था कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम कभी कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। यह तब का विजन है जब कोई संभावना इसकी राजनीति में आने की दूर दूर तक किसी को भी नहीं थी।
वह दो व्यक्ति इस बात के गवाह है। आदरणीय मित्रों, 29 मार्च को दोपहर 2:21 से लेकर शाम 6:14 तक सूर्य ग्रहण का समय है। शनिवार का उस दिन है और अमावस्या है। भारत में इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकता। आंशिक रूप से तो सूर्य ग्रहण भारत में भी रहेगा। इस संबंध में मैंने कल चर्चा भी की है, लेकिन विशेष प्रभाव सूर्य ग्रहण का भारत में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में किसी भी कोने में इसको देखा नहीं जा सकता है। यह सूर्य ग्रहण का अधिक जो प्रभाव रहेगा वह रहेगा उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा, पूरा का पूरा यूरोप, रूस का उत्तरी हिस्सा, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और भी यूरोप के कुछ एशिया महाद्वीप के भी देशों में यह दिखाई देगा। 29 मार्च 2025 दिन शनिवार, कृष्ण पक्ष की अमावस्या, सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। जिन इलाकों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जहां यह आंशिक रूप से रहेगा, जो इलाके इस सूर्य ग्रहण के केंद्र में है और उसके चारों तरफ जहां यह दिखाई नहीं देगा, आंशिक रूप से रहेगा, उनके बड़े दुर्दिन आने वाले हैं। 29 मार्च 2025 से लेकर 2031 तक इन 6 वर्षों में मैं इन 6 वर्षों की भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 से हो जाएगी। यह जो क्षेत्र है जहां अभी सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और इसके इर्द गिर्द जहां आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण रहेगा, इन सभी स्थानों में आमूलचूल परिवर्तन आने जा रहा है। सबसे पहले तो बहुत से देशों की सीमाएं बदल जाएंगी। अभी जो इन देशों की सीमाएं हैं वह बदल जाएंगी। इस बात को समझने की कोशिश। सीमा बदलने का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। सीमा बदलने का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश पे आक्रमण, एक देश के द्वारा दूसरे देश की भूमि को हड़पना, वहां के संसाधनों को हड़पना। तो सर्वप्रथम तो मेरी भविष्यवाणी यह है कि 2025 29 मार्च 2025 से लेकर 2031 के बीच में यह जो देश हैं जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जहां सूर्य ग्रहण होगा और इसके इर्द गिर्द 500 किलोमीटर की जो रेंज है जहां सूर्य ग्रहण नहीं होगा, आंशिक रूप से रहेगा, ऐसे विभिन्न ऐसे बहुत सारे, एक दो देश नहीं, दर्जनों देशों की सीमाएं चेंज हो जाने वाली है। उनकी सीमा वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। जो खाड़ी देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, वहां से ग्रह युद्ध की शुरुआत होगी। दूसरी मेरी भविष्यवाणी, कई यूरोपीय देशों में ग्रह युद्ध शुरू होगा और वह ग्रह युद्ध ऐसा शुरू होगा कि खाड़ी देशों तक उसकी आंच जाएगी और खाड़ी देश और यूरोपीय देशों में तनाव बढ़ेगा और तनाव इतना बढ़ेगा, इतना तनाव बढ़ेगा कि खाड़ी देशों के और यूरोपीय देशों की 50% जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। अभी कुल जितनी जनसंख्या है उसकी 50% जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे देशों की सीमाएं समाप्त हो जाएगी, सीमाएं बदल जाएंगी और यह होगा 2031 तक। यह होगा, फिर से दोहरा देता हूं क्या होगा।
दर्जनों देशों की सीमाएं बदल जाएंगी। यूरोपीय महादेश के दर्जनों देशों में गृह युद्ध की शुरुआत होगी और वहां से गृह युद्ध शुरू होगा और वह गृह युद्ध खाड़ी देशों तक पहुंचेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर खाड़ी देशों पे पड़ेगा। खाड़ी देशों को हे दृष्टि से लोग देखना शुरू करेंगे, यूरोप के लोग। खाड़ी देशों में और यूरोपीय देशों में तनाव बढ़ेगा और उस तनाव में, मैं नहीं कह रहा हूं कि विश्व युद्ध होगा, उस तनाव में वह तनाव इतना बढ़ेगा कि उस तनाव के कारण खाड़ी देशों के और यूरोपीय देशों की 50% जनसंख्या खत्म हो जाएगी। और यह होगा, किसी भी कीमत पे होगा। अब इसका हम पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि भारतवर्ष पे क्या असर पड़ेगा? भारतवर्ष पे यह असर पड़ेगा कि भारतवर्ष की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। भारतवर्ष में भी गृह युद्ध भड़कने की पूरी पूरी चांस रहेंगे। जहां तहां तोड़फोड़ होगी, प्रतिदिन सालों तक धरने और प्रदर्शन होंगे, देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी और देश के सर्वोत्कृष्ट स्थान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति है, 29 मार्च 2025 से लेकर 2031 तक उसको बहुत अधिक कष्ट पहुंचने वाला है। जो यूरोप और खाड़ी देशों के बीच में तनाव होगा और वहां की जो 50% जनसंख्या कम हो जाएगी, भारत में भी तनाव अपने उरूज पे होगा। भारतवासियों में भी जो नागरिक हैं उनमें तनाव अपने उच्च स्तर पे होगा। जहां तहां धरने और प्रदर्शन रहेंगे और वह सालों तक रहेंगे, कोई 1-2 महीने नहीं, वर्षों तक निरंतर कहीं ना कहीं देश के अलग अलग कोने में धरने प्रदर्शन होंगे। और वह धरने प्रदर्शन साधारण नहीं होंगे, वह बहुत उच्च स्तर के होंगे, जिसमें देश का जो सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति होगा, उस सब चीजों को संभलने में उसको नाको चने चबाने पड़ेंगे। और यह होगा। सबसे ज्यादा तकलीफ यदि किन्हीं को हो जाने वाली है तो वह है जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। इन दोनों धर्मों को मानने वाले लोगों में सर्वाधिक तनाव होगा। इतना घना तनाव होगा जितना इस पृथ्वी पे पहले कभी भी नहीं हुआ। इतना घना तनाव होगा इन दो धर्मों को मानने वालों में, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों में और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों में। अंत में भारत ही इस तनाव को समाप्त करेगा। वह जो यूरोप और खाड़ी देशों में 50% जनसंख्या जो बच जाएगी, वह भी भारत के योगदान से बचेगी, वरना तो 100% विनष्ट होने की स्थिति में होंगे यह देश। लेकिन भारत की बहुत बड़ी तटस्थ रहते हुए भूमिका होगी, जिसमें 50% जनसंख्या भारत के कारण इन देशों की बचेगी। भारत की बहुत महती भूमिका होगी और भारत किसी के भी सहयोग में नहीं होगा। भारत तटस्थ रहेगा, तटस्थ रहकर मानवता के लिए भारत कार्य करेगा, केवल मानवता के लिए। भारत ना जाति देखेगा ना धर्म देखेगा, भारत मानवता के लिए कार्य करेगा और अपने इस कार्य में भारत कामयाब हो जाएगा। 50% जो जनसंख्या इन देशों की बचेगी वह भारत के अनुदान के कारण ही बचेगी। ऐसा मेरा विजन है और अब तक जो भी मेरे विजन में आया है
बिल्कुल वैसा ही घटा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। यह भी ऐसा ही घटने जा रहा है जैसा मैं बता रहा हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। हर हर महादेव।